अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन के बहुत सारे फंडामेंटल भी बन रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में तो बिटकॉइन की प्राइसेस $41,000 से ऊपर चली गई। 41,700 से ऊपर चली गई, लेकिन एक ही कैंडल में $39,000 से नीचे फिर से आ गई। ये हमें प्राइस मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, ये हमारे पास सारे स्पेकुलेटिव एसेट है, स्पेकुलेटिव कैटेगरीज में आ जाते हैं। इसी वजह से इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। अभी ये मैनिपुलेशन किस तरह हुई वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उसके अलावा कुछ सप्लाई साइड की कुछ ऑन चेन इंडिकेटर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। बहुत सारी न्यूज़ भी बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में बात करें तो आज बिटकॉइन की प्राइसेस $39,000 पे ट्रेड हो रही है। लेकिन देखने वाली चीज यह है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी चार्ट में कि बिटकॉइन की प्राइसेस एक ही कैंडल में $41,700 से ऊपर चली गई, लेकिन इसी कैंडल में उसके प्राइसेस $39,000 से फिर से नीचे की तरफ आ गई। अभी इसको हम कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन, बिटकॉइन की प्राइस मैनिपुलेशन। हम नॉर्मली देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस किस तरह मैनिपुलेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइसेस है वो कई दिनों से कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइसेस ना ऊपर की तरफ जा रही है और ना नीचे की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं रेंज मार्केट। और जब इस तरह की पैटर्न बनाते हैं रेंज मार्केट में, कोई भी एसेट अगर ट्रेड होता है तो उसमें हम ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस तरफ होती है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाते हैं मार्केट में, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाते हैं तो फिर उसकी प्राइस ड्रास्टिकली नीचे की तरफ ड्रॉप भी हो सकते हैं या ऊपर की तरफ चली जाती है। हम हमेशा ट्रेड करेंगे या एंट्री लेंगे, तब हम एंट्री लेंगे जब मार्केट ट्रेंड में हो या अपवर्ड ट्रेंड में हो या डाउनवर्ड ट्रेंड में हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लियरली एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो गया है। अभी इस मैनिपुलेशन की वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया है। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे पास जो फ्यूचर मार्केट है, अभी फ्यूचर मार्केट में जितनी ज़्यादा लिक्विडेशन होती है उतनी ज़्यादा स्पॉट मार्केट पे वो इम्पैक्ट रखता है। अगर मैं लिक्विडेशन की बात आप लोगों के साथ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ $200 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। अगर इसकी चार्ट हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जो शॉर्ट पोजीशन थे वो सारे लिक्विडेट हो गए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है, ये रेड कैंडल शॉर्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पोजीशन लिक्विडेट हो गए। बहुत सारे लोगों ने $39,000 से बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, लेकिन अचानक से उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया। उसकी जितनी भी पोजीशन थी फोर्स लिक्विडेशन की गई। पॉसिबल है कि या तो किसी एक्सचेंज ने इसको लिक्विडेट किया है या बहुत सारे जो बड़े वेल हैं, क्योंकि वैल्यूम नहीं आ रहा है अभी क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन की जितनी ही वैल्यूम कम हो उसके प्राइसेस को इतनी आसानी के साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लिक्विडेशन दिखा दूँ तो ये एरिया हमारे पास है, ये सारे हमारे पास लिक्विडेशन है। सिर्फ $47 मिलियन शॉर्ट लिक्विडेशन हुई है सिर्फ एक घंटे में। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन सिर्फ एक घंटे में हो गई। उसके अलावा फिर लॉन्ग भी लिक्विडेशन हो गई, क्योंकि जब बिटकॉइन के प्राइसेस मैनिपुलेट किए जाते हैं पहले जितनी भी शॉर्ट पोजीशन है यानी उसकी प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं, शॉर्ट पोजीशन को लिक्विडेट करते हैं, फिर उसकी प्राइसेस को नीचे लेके आते हैं। जितनी भी लॉन्ग पोजीशन है उस सारे लॉन्ग पोजीशन को भी लिक्विडेट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट प्राइस मैनिपुलेशन। अभी बिटकॉइन के प्राइसेस कब हम कह सकते हैं कि इसके प्राइसेस ऊपर जाएगी, ये हमारे पास ब्रेकआउट है ये हमारे पास फेक आउट है, तो इसके लिए आपने ये चार्ट को देखना होता है। देखो हमारे पास ये रेंज है, इसी के रेंज के अराउंड बिटकॉइन के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, इसी की अराउंड ट्रेड हो रही है। अभी हमारे पास है $46,000 और एक हमारे पास है $33,000। अगर बिटकॉइन की प्राइसेस $46,000 से ऊपर चली जाती है और इसी $46,000 के लेवल को अपना सपोर्ट लेवल बनाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हो रहे हैं, बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाने वाली है। अगर जब तक ये लेवल हमारे पास इधर रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर नहीं जाएगी। ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बोरिंग लेवल है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ से फ्लक्चुएट होती है और इसी लेवल में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी हो रही है। अभी हम बात करें कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं जा रही, इसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे पास मार्केट में फियर है, एक्सट्रीम फियर है। पिछले कई महीनों से मार्केट में एक्सट्रीम फियर है। आप इसका अंदाज़ा इस ग्राफ से लगाया जा सकते हैं कि देखो हमारे पास ये थी
ये फियर था, ये सिर्फ 2 महीने, 2 महीने 2.5 महीने यहाँ पे एक्सट्रीम फियर था। उसके बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिकवरी की, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुसलसल सितंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन के प्राइसेस। फिर उसके बाद तकरीबन चौथा 5वां महीना है कि बिटकॉइन के प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है और मार्केट एक्सट्रीम फियर में है। अभी इसके बहुत सारे रीजन है एक्सट्रीम फियर के, जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है। उसके अलावा जो फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट के जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, एक रीजन ये भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो जियो पोलिटिकल टेंशन बन रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस बन रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये सारे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न है जो बिटकॉइन के प्राइसेस को नीचे की तरफ लेके आते हैं। लेकिन अगर हम सप्लाई साइड को थोड़ी सी बात करें तो सप्लाई साइड में लॉन्ग टर्म के लिए उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की डिमांड देखें, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या इंस्टीट्यूशनल नहीं, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें या रिटेल ट्रेडर की बात करें, तो वो नहीं आ रहे, उसी डिमांड ना होने की वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही। लेकिन अगर हम सप्लाई साइड को देखें तो सप्लाई साइड इंतहाई मजबूत है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑन चेन इंडिकेटर है, ये रिप्रेजेंट करते हैं नेट ट्रांसफर वॉल्यूम फ्रॉम या टू एक्सचेंजेस, यानी जितनी हमारे पास एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है, डिफरेंट हमारे पास एक्सचेंज है, बाइनांस, कॉइनबेस, उसके अलावा हमारे पास क्रेकन है या FTX है, जितने भी हमारे पास एक्सचेंज है वहाँ पे बिटकॉइन की वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन ये नीचे हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जब एक्सचेंज से लोग अपने बिटकॉइन को निकाल रहे हैं, उसको वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं। नॉर्मली जितने में हमारे पास इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एक्सचेंजेस पे उसको बाय करते हैं, फिर उसको अपने कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट में उसको स्टोर करते हैं। ये हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉइन बेस तकरीबन 31,000 से ज़्यादा बिटकॉइन के आउटफ्लो हो गए हैं। ये उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं कि बिटकॉइन की डिमांड कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यह हमारे पास है बैलेंस ऑन एक्सचेंज कॉइन बेस पे अप्रैल 2020 को 1 मिलियन BTC थी, यानी सबसे ज्यादा बिटकॉइन कॉइन बेस के पास थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें सिर्फ 3,75,000 बिटकॉइन, 36% टोटल सप्लाई, इसकी टोटल सप्लाई इससे निकल गए हैं। आप इसका अंदाजा ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास, ये कॉइन बेस के पास टोटल रिजर्व थे बिटकॉइन के, उसकी रिजर्व इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अप्रैल के बाद उसकी रिजर्व मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। ये यही रिप्रेजेंट करते हैं कि बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, लेकिन अभी प्राइस की जो मैनिपुलेशन हो रही है ये शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेशन है। जितने भी ट्रेडर है या उसके अलावा जो पैनिक में सेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होल्डर है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, हमेशा उसको प्रॉफिट होता है क्योंकि वो उसको होल्ड करते हैं। अभी अगर हम थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में बात करें, हमारे पास जो न्यूज़ आ रहे हैं इंस्टाग्राम की तरफ से, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ये फेसबुक अभी उसका नाम मेटा है, उसका एक कंपनी से उसने उसको एक्वायर किया था। इंस्टाग्राम इज एडिंग NFT सून से मार्क जकरबर्ग ने इंटरव्यूज में यही कहा कि हम NFT को ऐड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम पे आप NFT को मिंट कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम को भी चेंज किया, मेटा, जो कि मेटावर्स से रिलेटेड है, उसके लिए उसने तकरीबन $10 बिलियन की फंड भी मुख्तस की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर हम NFT इंडस्ट्री की बात करें तो 2021 में NFT ने तकरीबन 21,000% ग्रोथ दिखाई है। अभी अगर हम बात करें $20 बिलियन से ज़्यादा उसका वॉल्यूम था NFT का। अभी अगर हम बात करें 2022 में उसका वॉल्यूम इंतहाई ज़्यादा कम हो गई। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो डिमांड थी NFT के वो कम हो गई है। उसके अलावा जो उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी स्क्रूटनी आई है, यानी बहुत सारे जो रेगुलेशन है वो वहाँ पे आ रहे हैं। जितनी भी हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, वो उसको क्लियरली वो अभी उसने उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और जितनी भी लोगों के पास ब्लैक मनी थे वो उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करते थे टू NFT। तो वो चांस भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन NFT हमारे पास है, ये एक रिवोल्यूशनरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि तुम्हारे पास जो डिजिटल आर्ट होता है, जो तुम्हारा ऑनरशिप में है, वो आप हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के लिए। तो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। लेकिन इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, ये NFT इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर हम बात करें
बिटकॉइन माइनिंग, क्योंकि माइनिंग के बारे में आपने हमेशा देखते हैं हैश रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन की हैश रेट नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज हो रही है, कोलैप्स कर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि बिटकॉइन की नेटवर्क की मेंटेनेंस चाहिए। अभी यूक्रेन हमारे पास है ना, कजाकिस्तान हमारे पास सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग हब है। उसने तकरीबन 100 इलीगल माइनिंग फर्म था, उसको शट डाउन किया था। अभी इसमें मैं आप लोगों को कुछ स्टेटिस्टिक है वो दिखाता हूँ। हमारे पास जो कजाकिस्तान है उसकी हैश रेट कंट्रीब्यूशन, हमारे पास जो बिटकॉइन की जो 100% कंट्रीब्यूशन में से मोर देन 18% जो कंट्रीब्यूशन है वो कजाकिस्तान करते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन हैश रेट का मतलब यह है, या नेटवर्क का मतलब यह है कि बिटकॉइन की जो हैश रेट है, नेटवर्क है, उसको मेंटेन रखना, वहाँ पे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना, वहाँ पे ब्लॉक को वेरीफाई करना, वहाँ पे जो उसकी अगर नेटवर्क है, जैसे चाइना ने वहाँ पे जो बैन लगाया, फिर उसके बाद नेटवर्क उसकी कम हो गई, क्योंकि चाइना उस वक्त 75% उसके हैश रेट को कंट्रोल करता था, लेकिन अभी उसने नहीं किया, अभी वहाँ पे उसने बैन लगाई। अभी कजाकिस्तान में एनर्जी बहुत आसान मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैश रेट है। लेकिन अगर हम बात करें माइनर की, तो आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती है। अगर आप कजाकिस्तान में कोई भी माइनिंग करते हैं, वहाँ पे जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो कजाकिस्तान गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसने 100 जो इलीगल माइनिंग फर्म थे उसको शटअप किया, उसको शट डाउन किया, यानी उसको बैन लगाई। तकरीबन 67,000 पीस ऑफ इक्विपमेंट का मतलब यह है कि उनके पास जो कंप्यूटर थे, ग्राफिक कार्ड थे, या उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर थे, या जितने भी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको सीज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी वर्थ तकरीबन थी $190 मिलियन। अभी अगर हम कजाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो कजाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है टू बिटकॉइन माइनिंग, क्योंकि ये वो उसको न्यू कंसेप्ट डिजिटल मनी कंसेप्ट दिया जाता है। वहाँ पे एनर्जी रिच कंट्री है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो भी अगर माइनिंग करते हैं तो उसको लाइसेंस ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, मॉनिटरिंग में हो, और कोई ऐसी इलिसिट और इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो ये एक अच्छी बात भी है कि वो इलीगल जितनी भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है उसको ख़त्म करें। अभी अगर हम बात करें इथेरियम सोलाना के बारे में, जो इथेरियम का को फाउंडर है, वो हिट आउट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग सोलाना ब्लॉकचेन, इसने क्रिटिसाइज किया है सोलाना के ब्लॉकचेन को। ये कहते हैं कि सोलाना की जो वैलिडेटर है, वैलिडेटर का मतलब यह है कि जो लोग सोलाना की जो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। एक में माइनिंग होती है, माइनर होते हैं, दूसरे में वैलिडेटर होते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो ये कहते हैं, तो इसने इसको इस तरह क्रिटिसाइज किया है कि हमारे पास कि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है ये हमारे पास सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि ये फ्यूचर के लिए इस तरफ नहीं चल सकता है, क्योंकि जो सोलाना है ये इथेरियम का एक रेवल है, एक कंपिटिटर है। अभी इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि इथेरियम की गैस फीस के बारे में, लेकिन अगर हम सोलाना की ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो सोलाना बहुत कम फीस चार्ज करते हैं, $0.0001। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर दे, जो कि पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ 30% लेते हैं। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो स्टेकिंग रिवार्ड है, यानी जो वो वैलिडेटर है जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, उसको जो रिवार्ड दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू के वो उसकी जो ट्रांजेक्शन पीस है, यानी वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडेटर है उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड दिए जाते हैं। अभी उसको रिवार्ड दिया जाता है तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे तो उसको सोलाना ब्लॉकचेन को लॉस होगा, तो इसकी नेटवर्क तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल पे नहीं होगा, तो उसने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अगर हम बात करें सोलाना की जो फाउंडर है, उसने भी उसको बहुत ज़्यादा कमेंट दिया है, उसने भी उसको बैक क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि नहीं, आपने सिर्फ जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं इसी बेस पे आपने पूरे जो ब्लॉकचेन है, पूरे हमारे पास जो सोलाना के इकोसिस्टम है उसको आपने नहीं देखना है, उस पर नहीं जांचना है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अभी अगर हम सोलाना के बारे में थोड़ी सी आप लोगों के साथ ये शेयर करें कि सोलाना हमारे पास कैसी ब्लॉकचेन है। अभी सोलाना हमारे पास है, ये उसकी टोल एक्सप्लोरर है। करंट ट्रांजेक्शन यानी तकरीबन ये 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। अभी अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम सिर्फ 15 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। इथेरियम हमें 15 से लेकर 20% ट्रांजेक्शन फीस लेता है एक ट्रांजेक्शन पे। सोलाना हमसे सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में 30 पैसे भी लेते हैं, $0.001। अभी ये
इसकी ट्रांजैक्शन तकरीबन 2881 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में होते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी है वो 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। अभी टोटल ट्रांजैक्शन अभी तक ये सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, 63 बिलियन ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुकी है और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसी भी ब्लॉकचेन पे अभी तक नहीं हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उस सर्कुलेटिंग सप्लाई की 23 मिलियन उसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक स्टेक किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हम उसके वैलिडेटर को देखेंगे कि उसके वैलिडेटर कितने वैलिडेटर है। उनके पास तकरीबन है, कुछ वैलिडेटर भी उनके पास है और इसकी इन्फ्लेशन रेट भी उसकी कुछ इन्फ्लेशन रेट है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास मनी है, मनी में इस एक करेक्टरिस्टिक ये है, जितनी भी हमारे पास मनी है, चाहे हमारे पास फेट मनी हो या डिजिटल मनी हो, वो इन्फ्लेशनरी होती है। इन्फ्लेशनरी का मतलब ये है कि वो डिप्रिशिएट होते हैं। अभी अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर हर साल 5% से लेकर 7% डिप्रिशिएट होते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारे पास अगर $100 है तो अगले साल वो $100 की अब $100 है, इसकी परचेजिंग पावर $100 है। लेकिन अगर हम अगले साल की बात करें, आने वाले साल अगर इस $100 हमारे पास होंगे, यही $100, तो वो तो $100 होंगे, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर थी, परचेजिंग पावर होगी वो $93 के बराबर होगी। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी है। तो इसकी इन्फ्लेशन को भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5% इसके इन्फ्लेशन है, यानी सालाना अपना वैल्यू इतना वैल्यू लॉस करते हैं हर साल के हिसाब से। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की सिर्फ 1.6% इन्फ्लेशन है। जो मनी होते हैं उसमें इन्फ्लेशन जरूर होता है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी हमारे पास एक मनी है, वहां पे भी इन्फ्लेशन है, हर जगह इन्फ्लेशन होते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। अभी मैंने आप लोगों को इसकी वैलिडेटर दिखाने, इसकी वैलिडेटर तकरीबन हमारे पास 1200 के करीब इसके वैलिडेटर हैं। अगर आपने इसके वैलिडेटर बनना है तो आपके पास तकरीबन 1 लाख सालाना आपके पास होनी चाहिए, जो कि मिलियन ऑफ डॉलर में होनी चाहिए अगर आप इसके वैलिडेटर बनते हैं। और वैलिडेटर में ये लोग दे देते हैं तकरीबन 5% आपको स्टेकिंग रिवार्ड भी दे देते हैं। ये हमारे पास स्टेकिंग रिवार्ड ये तकरीबन 1600 इसके पास टोटल वैलिडेटर है और ये उसकी रिवार्ड भी दे देते हैं। तो सोलाना हमारे पास एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। इसकी ब्लॉकचेन पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉकचेन में नॉर्मली 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास सिक्योरिटी होती है, एक हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होती है और एक उसके अलावा हमारे पास होती है उसकी स्केलेबिलिटी होती है। अभी अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की स्केलेबिलिटी बहुत ख़राब है, उसकी फुली डिसेंट्रलाइज है, उसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, उस पर कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें, जैसे उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड वो बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी ट्रांजैक्शन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, स्पीड भी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना की स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट $0.001 में है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी की बात करें तो इसकी सिक्योरिटी बहुत खराब है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉकचेन में ये 3 चीज़ें हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ये 3 चीज़ें परफेक्ट हो, 3 चीज़ें आप फुली 100% परफेक्ट हो, ये इस तरह हो ही नहीं सकता। अगर आपने सिर्फ 2 चीज़, अगर आपने एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो सोलाना ने सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, उसको अच्छा बनाया है, डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छी बनाई है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो गई है। कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो सोलाना की ब्लॉकचेन है उसको कई बार हैक किया गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बग्स मिले हैं। उसकी जो स्पेशली एक ब्रिज था उसको भी हैक किया गया, $300 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, लोगों के फंड थे वो चोरी किए गए। तो सोलाना की जो सिक्योरिटी है उस पर तो क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन सोलाना अगर हम फंडामेंटली बात करें तो ये अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, रशिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि रशिया कुड बी अबाउट टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। डेट का मतलब यह है कि वहाँ पे जो कर्जा है, जो उसने कर्जा लिया है, तो हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाए, कि अनेबल टू पे। अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो यूनाइटेड स्टेट और जितनी भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे उसने सैंक्शन लगाए हैं। तो ये डिफॉल्ट कैसे जाएंगे? देखो हमारे पास 2 किस्म की चीजें होते हैं, एक हमारे पास शेयर होते हैं, एक हमारे पास बॉन्ड होते हैं। शेयर पे डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड है उस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी होती है। अभी रशिया ने किया क्या है, रशिया ने इस तरह किया है कि इसने बॉन्ड खरीदे हैं,
बॉन्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी से बॉन्ड्स लेते, किसी भी कंपनी से अगर आप बॉन्ड्स लेते हैं, वो सर्टिफिकेट होते हैं, आप सर्टिफिकेट लेते हैं कंपनी से, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इसने इस कंपनी में इतनी ज़्यादा बॉन्ड्स लिए हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो रशिया ने इंटरेस्ट पे करना है जिन लोगों से उसने बॉन्ड खरीदे हैं, वो तकरीबन है $117 बिलियन, $117 मिलियन की उसने इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते क्योंकि उसने ये पेमेंट डॉलर में करानी है। अभी वो डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, उस पर सैंक्शन है। अभी ऑब्वियसली अगर वो डॉलर में पेमेंट नहीं करते वेडनेसडे तक, तो ये डिफॉल्ट कर जाएगी। 1998 के बाद ये पहली इसकी डिफॉल्ट होगी। तो ये रशिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है। अभी अगर हम रशिया की टोटल रिजर्व की बात करें, रशिया की के साथ जो रिजर्व है वो तकरीबन $600 बिलियन है, यानी उसकी बैंक के पास, उसकी सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व है। अभी जब उसकी रूबल, उसकी जो करेंसी है वो 50% डिप्रिशिएट हो गई है, उसकी जो मुसलसल अपने वैल्यू लॉस की है, 50% से ज़्यादा उसकी वैल्यू लॉस हो चुकी है। अभी उसकी जो टोटल रिजर्व है वो $300 बिलियन है, यानी उसकी इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। उसमें बहुत ज़्यादा सेंक्शन है, तो वो भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो उसके अलावा जिन लोगों ने जिस यूरोपियन कंट्री से या यूनाइटेड स्टेट की जहाँ से इसने बॉन्ड खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने इससे बॉन्ड खरीदे हैं या बॉन्ड इशू किए हैं, तो उसमें भी इफेक्ट आ सकते हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमी जब इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत बड़ी वो आ सकती है, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड मार्केट है, शेयर स्टॉक मार्केट है, या उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट है, ये सारे हमारे पास अंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके अलावा अगर हम आउट कॉइन के बारे में बात करें, बिटकॉइन में मैनिपुलेशन हुई, तो ऑब्वियसली आउट कॉइन में तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है। आउट कॉइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन हमने कल जो स्टेजेस बात की थी कि हम अभी डिप्रेशन स्टेज से निकल रहे हैं डिसबिलीफ में। बिटकॉइन बहुत जल्द रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन आपने 16 मार्च को जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होने वाली है, आपने उसको ज़रूर देखना है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा सकती है, इवन $36,000 को फिर से टच कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ होगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट या उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बहुत सारा हमने उसके फंडामेंटल को भी स्टडी किया, उसके प्राइसेस को भी स्टडी किया, उसकी सप्लाई साइड को भी आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो ऑन चेन इंडिकेटर थे आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।